नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए इन्वायरमेंट के 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हो इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से डायरेक्टली 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10 पीवाईक्यूज है, लेकिन इससे इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलेगी। तो क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो देखिए, कोड्स मैंने लिखे नहीं है क्योंकि कोड को लिखने में लगता है टाइम और स्पेस भी इतना था नहीं। तो हम एक एक ये बायोस्फीयर्स हैं, ये बायोस्फीयर है और ये स्टेट्स हैं। तो हमें बताना है कौन सा बायोस्फीयर किस स्टेट में मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए, नॉकरेक। नॉकरेक मिलता है हमें मेघालय में, याद रखिएगा, नॉकरेक मेघालय में। मानस आसाम में, सिमलीपाल ओडिशा और अगस्तमलई केरला। तो आपको ये याद रखना है, नॉकरेक मेघालय, मानस आसाम, सिमलीपाल ओडिशा और अगस्तमलई केरला। देखिए, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, मैं बता दूंगा। पहली बात कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, 18 बायोस्फीयर्स हैं। ठीक, सबसे पहला कौन सा बना था, सबसे पहला कौन सा स्टैब्लिश हुआ था 1986, कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी कौन से स्टेट में मिलता है, नीलगिरी 3 स्टेट में मिलता है, केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी मिलता है। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी ऐसा है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नीलगिरी केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, और नीलगिरी पे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं। तो आपको याद रखना है। और इस्टेब्लिशमेंट डेट 1986, नीलगिरी। नंदा देवी उत्तराखंड में, आपको पता होगा नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में। गल्फ ऑफ मन्नार, आप लोगों ने मैप देखा होगा, इस तरीके से इंडिया का मैप। तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार का तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु में। नॉकरेक, नॉकरेक कहाँ, मेघालय में। आपने मेघालय की 3 हिल्स पढ़ी होंगी, गारो, खासी, जैंतिया, तो वहाँ पर है नॉकरेक। ठीक है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। मानस आसाम में, आसाम के अंदर। सिमलीपाल ओडिशा, हाँ। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दिहांग देवांग कहाँ पर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। और अचनकमर अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अचानक अचानकमर अमरकंटक, नाम थोड़ा वैसा है। 11th, कच्छ। आपने गल्फ ऑफ कच्छ पढ़ा होगा, तो कहाँ पर ये, गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कंचनजुंगा सिक्किम। अगस्तमलई, अभी आपको बताया था, अगस्तमलई केरला और तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार, निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। दिब्रू-शिखाऊ, दिब्रू-शिखाऊ आसाम में। शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। और पन्ना मध्य प्रदेश में। तो आपको ये सारे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद होने चाहिए। एक बार फिर से हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो, नीलगिरी उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी 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 नीलगिरी, नीलगिरी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड। गल्फ ऑफ मन्नार गुजरात। नॉकरेक मेघालय। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। मानस आसाम। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अचानकमक अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कंचनजुंगा सिक्किम। अगस्तमलई केरला और तमिलनाडु। और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड। दिब्रू-शिखाऊ आसाम। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। तो आपको सारे याद होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है कच्छ। ठीक है, कच्छ सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, दिब्रू-शिखाऊ, कहाँ पर है, आसाम में। और सबसे पहला कौन सा बना था, नीलगिरी। तो ये सारे बायोस्फीयर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी पीएससी प्री 2001 में, आईएएस प्री 2013 में और एनडी 2017 में पूछा जा चुका है। करते हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाई। ठीक है, तो बताना है एसिड रेन कौन से पॉल्यूशन के कारण होता है। ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, न्यूट्रियस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है एसिड रेन किससे होता है, न्यूट्रियस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा एसिड रेन बनता है। कितना पीएच होता है? नॉर्मल रेन वाटर जो होता है, नॉर्मल रेन वाटर का पीएच कितना होता है? लगभग 5 से 5.5। लेकिन एसिड रेन का पीएच कितना होता है? लगभग 4 से 4.5। पीएच पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना है एसिड रेन। देखिए, एसिड रेन से रिलेटेड एक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है CDS 2016 में, तो हमें पता होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिड रेन रिएक्ट विद द बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन्स, बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग coils कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। थर्ड, इथ्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, एक एक से फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एसिड रेन रिएक्ट विद द बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। इज इट करेक्ट और नॉट? तो ये सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ताजमहल, तो ताजमहल का जो वाइटनेस है, जो वाइट है, वो धीरे धीरे घट रहा है, येलो हो रहा है, येलोश हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो याद रखना, लाइमस्टोन से बने हुए जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनका जो कलर है उनको फेड आउट कर देता है। ठीक। सेकंड क्या है? बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कॉइल्स कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि एसिड रेन दो के कारण होता है। कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? इथ्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी मैं बताऊंगा आपको इथ्रोफिकेशन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इथ्रोफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ से काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इथ्रोफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले मैं आपको बताता हूँ इथ्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है बताते हैं। देखिए, ये है, मान के चलो, वाटर बॉडी। ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन चले गए, न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जाने के बाद यहाँ पर जो एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक्सिस ग्रोथ ऑफ एल्गल। ठीक है, एल्गल ब्लूम के नाम से कहते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्रोथ हो जाता है, तो उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कॉज क्या है? किस कारण? बिकॉज ऑफ एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन कौन से? नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर की ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा अमाउंट होने से, किसमें? वाटर बॉडी में। तो वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर एल्गल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, ये मान के चलो वाटर बॉडी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्गल ब्लूम्स ग्रोथ कर गए। ठीक है, अब यहाँ की जो जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे के सारे ये ले लेंगे। ठीक है, एल्गल ब्लूम ही ले लेंगे। साथ ही साथ जो ऊपर से सनलाइट आएगी उसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद जो उसका नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया में क्या होगा? एक तो सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट की एब्सेंस, साथ साथ ऑक्सीजन की एब्सेंट। ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम डेड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड जोन। तो आपको ये याद रखना है, डेड जोन क्या होता है? जो एथ्रोफिकेशन हो जाते हैं, जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गो हो जाती है, एल्गीज, तो उसके नीचे सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं कर पाती, सनलाइट की एब्सेंस होती है और साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर डेड जोन बन जाते हैं। और कोई भी अगर एक्वेटिक एनिमल उस डेड जोन के अंदर फंस जाता है या आ जाता है, जैसे फिशेस आ जाती हैं, तो वहाँ पर वो सोफिकेट करते हैं, वो ढंग से ऑक्सीजन नहीं ले पाते और वहाँ पर डेड हो जाते हैं, इसलिए उसको डेड जोन कहते हैं। ठीक है, आपको ये पूरे यूट्रोफिकेशन याद रखना है। एक बार यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPSC 2010 के अंदर। करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन लेक ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन? ठीक है, ऑप्शन से रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गल ग्रोथ, नहीं, ये तो नहीं बताया मैंने। एक्सेस एबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक्सेस एबिलिटी, ये भी नहीं। लॉस ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिशंस फ्रॉम वाटर, लॉस नहीं होता बल्कि एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, एक्सेस एंट्री ऑफ न्यूट्रिशन इनटू वाटर, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो उसके कारण क्या होते हैं, जो एल्गी होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है। अब देखो, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ वाटर लीडिंग टू एल्गल ब्लूम एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। abundance of the nutrition cause algal blooms, lack of oxygen, loss of oxygen and suffocate fishes. Algae blocks
सनलाइट। मैंने आपको बता दिया कौन से न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2020 के अंदर पूछा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल मतलब होता है अर्थ, और वार्मिंग मतलब क्या होता है, वार्मिंग हीट का बढ़ना, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर। हाँ, फिर से पढ़ो, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है वो ट्रैप कर लेते हैं किसको, इंफ्रारेड रेडिएशंस को। इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती है कौन, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इसके कारण टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट पूछ रहा है, राइजिंग द सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्प्रेड ऑफ डिसीज और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए राइजिंग ऑफ सी लेवल, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल राइज हो रहा है, बिल्कुल। और कई सारे जो आइलैंड है छोटे छोटे वो नीचे मतलब सबमर्ज हो रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये भी। स्प्रेड ऑफ डिसीज, सही बात है। और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ये भी सही है। तो ऑल डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CDS 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब अर्थ, अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर, और वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का राइज होना। तो मतलब क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने क्या बताया था कि जब ग्रीन हाउस गैसेस या गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जब इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद हीट का मतलब जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, हीट राइज हो जाती है। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉज द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट। तो both the statement are correct and second statement is a correct explanation of statement first। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा जा चुका है। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज पोस्टुलेटेड बाय, पूछा है ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ऑप्शंस सीसी पार्क, जेन जैफर्स, जोसेफ फोरियर और एल जॉबलर। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, जोसेफ फोरियर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा आ चुका है ऑलरेडी 2011 में, अभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया है, जोसेफ फोरियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, IS प्री 2014 में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ्स। ठीक है, तो देखो हम कोरल रीफ्स को क्वेश्चन पढ़ने से पहले कोरल रीफ के बारे में कुछ बता देते हैं। कोरल रीफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या क्या है, अगर आपको कंडीशन पता होंगी तो क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसकी ग्रोथ करने की, तो देखिए पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोरल रीफ्स को ग्रोथ करने के लिए, टेम्परेचर 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखना है, टेम्परेचर 20 to 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इस कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसी एरिया के अंदर कोरल रीफ्स ग्रोथ करती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरल रीफ कहाँ पर डेवलप करते हैं, कहाँ ग्रोथ होती है, तो याद रखना फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। पहला डेप्थ, कितनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है, 60 to 75 मीटर्स, ये भी याद रखनी है। ठीक है, सैलिनिटी, सैलिनिटी 27 to 30 ग्राम पर थाउजेंड्स। ठीक है, सैलिनिटी कितनी चाहिए, 27 to 30। ये एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताऊंगा क्या। दूसरा क्या है, इनको इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर से प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर आर इंजीरियस टू देयर हेल्थ। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है कोरल रीफ्स, कहाँ कहाँ डेवलप होता है। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ,
और ये है गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत, और कैम्बे भी कहते हैं इसको, CAMBAY, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ भी कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कैम्बे, ये है गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है। आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स ग्रोथ करती हैं, तो याद रखना है गल्फ ऑफ कच्छ पे बिल्कुल, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल या सुंदरबन में नहीं, तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ्स ग्रोथ नहीं करती, और ना सुंदरबन और ना ये वाले कोस्ट पे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट पे। क्यों? अब देखो, बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय रिवर, ठीक। देखिए ये है ओशियन, ये सी, कुछ ही मान लो आप, ओशियन या सी मान लो, और ये है रिवर। तो आपको ये याद रखना है सी और रिवर जहाँ आपस में मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं आपस में, तो यहाँ पर कोरल रीफ्स डेवलप नहीं होंगे, कोरल रीफ्स डेवलप नहीं होंगी। क्यों नहीं डेवलप होंगी? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो मिक्स हो रहा है, फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा है, तो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी क्या होती है? कम होती है, और उनको सैलिनिटी कितनी चाहिए? 27 to 30, ठीक है। तो याद रखना फ्रेश वाटर आर इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ कोरल रीफ्स। तो आपको याद रखना है जहाँ पर सी और रिवर ज्वाइन करेगी वहाँ पर कोरल रीफ्स डेवलप नहीं होंगे, तो डेट्स वाई सुंदरबन में या फिर ईस्टर्न कोस्ट में या फिर गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कैम्बे, ये दोनों एक ही हैं, गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते हैं और गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है, तो वहाँ पर कोरल रीफ्स डेवलप नहीं करते, ठीक है। तो कहाँ कहाँ करते हैं एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पर डेवलप करते हैं कोरल रीफ्स इंडिया में, कहाँ कहाँ करते हैं? यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो पूरा कोरल रीफ्स पे डेवलप है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर मन्नार पे, और अंडमान निकोबार पे। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया के कौन से रीजन पे कोरल रीफ्स ग्रोथ करते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। आपको पता होगा कोरल रीफ्स 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? फ्रिंगिंग, फ्रिंगिंग, बैरियर और अतुल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत फेमसली कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ, तो कहाँ मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में। अगर आपसे लैंड का पूछे, मतलब कोई नाम दे, स्पेसिफिक नाम दे, तो क्वींसलैंड, कौन सा सिटी? क्वींसलैंड, ठीक है। आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे बड़ा रीफ है, लॉन्गेस्ट रीफ है, ठीक। कहाँ पर मिलता है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर। अगर आपसे नाम पूछे जाए तो क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, ISP 2014 पूछा आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ्स। आपको बताना कहाँ का कोरल रीफ्स होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड, आइए बताया था, यस। गल्फ ऑफ कच्छ, यस। गल्फ ऑफ मन्नार, यस। सुंदरबन में नहीं, ठीक है, सुंदरबन में नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आपको ये याद रखना है कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर और गल्फ ऑफ यहाँ पर, ये चारों जगह पर कोरल रीफ्स का ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखो आप लोगों को पता होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? नॉर्मन मेयर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट गिवन बाय, पोस्टुलेटेड बाय नॉर्मन मेयर, ठीक है। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 4, रुको, दो हियर, इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ब्रीफ, कितने टोटल हॉटस्पॉट हैं? 4। कौन से हैं? एक तो वेस्टर्न घाट, ये याद रखना है। हिमालय, कौन सा हिमालय? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, तो याद रखना ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया और म्यांमार बॉर्डर,
बॉर्डर, ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब इंडिया म्यांमार बॉर्डर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और टोटल कितना एरिया कवर करते हैं? 24.46, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बताना आपको। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ईस्टर्न हिमालय, अभी मैंने बताया था आपको, ईस्टर्न हिमालय में बिल्कुल। ईस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न घाट पे नहीं, ठीक है। वेस्टर्न घाट बिल्कुल, और वेस्टर्न हिमालय पे नहीं। कहाँ का बताया था आपको? ये है इंडिया और ये है हिमालय, ठीक है। कहाँ? वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न हिमालय पे, अंडमान निकोबार पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, ठीक है। सुंदरलैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शंस 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है। और कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का? नॉर्मन मेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट IAS प्री 2010 में पूछा जा चुका है, करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताइए कौन सा सही है। करते हैं एक बार फिर से। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको याद रखना है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ट्रॉपिकल रीजन पर भी और टेम्परेट रीजन पर, दोनों रीजन पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं। पहली बात, इंडिया के पास 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही है। 4 ही है। कहाँ कहाँ पर है? ईस्टर्न हिमालय, ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न हिमालय नहीं, ये गलत है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर। एक तो ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी, नेदर 1 और नॉर 2, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए ये है टॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपको याद रखना है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ट्रॉपिकल रीजन पर नहीं बल्कि टेम्परेट रीजन पर भी मिलते हैं। और किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन मेयर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होना। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। आपको बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा कोड सही है। तो देखो आपको इसको डेट याद रखनी चाहिए। तो एक एक करके करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को पता होगा 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था टू कंजर्व द टाइगर्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। तो आपको ये डेट याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो मतलब पहला आएगा थर्ड, यहाँ पर थर्ड आ चुका है, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फोर्थ, मतलब ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब देखिए अब हम सारे प्रोजेक्ट एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, ठीक है, आ सकता है। प्रोजेक्ट गिर 1972 आ सकता है। और गिर एक कहाँ पर है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए, फेमस है गिर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, प्रोजेक्ट रीनो 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट याद होने चाहिए। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट गिर 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट रीनो 1987, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट वल्चर 2006 एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स याद होने चाहिए और आप एक्ट को भी याद कर लेना है ना। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वल्चर से रिलेटेड जो कि CGPSC के अंदर पूछा जा चुका 2020 में, और कई बार UPPCS में ही पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाई मैंने बहुत क्वेश्चन देख रखा है इससे रिलेटेड। द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। जो वल्चर की पॉपुलेशन अचानक से ख़त्म हो गई थी, लगभग 90% जो पॉपुलेशन थी अचानक से वल्चर की
लुप्त हो गई थी। कारण क्या था? ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग, लो डेथ रेट ऑफ एनिमल्स, हाई डेथ रेट ऑफ एनिमल्स और क्लीनिनेस। तो इसका सही है ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग्स। डाइक्लोफिनेक देखियो, डाइक्लोफिनेक ड्रग दी जाती थी कैटल्स को, ठीक है, भैंस गाँव फाँव को, उनके बुखार फुखार के लिए, ठीक है, पेन फिन के लिए। तो ये ड्रग दी जाती थी भैंसों को, गायों को। आज मेरी पेंटिंग भी देख लो तुम, ठीक है। इनको डाइक्लोफिनेक ड्रग दी गई, डाइक्लोफिनेक यहाँ पर है और ये डेथ हो गई, मर गए। फिर हमारे वल्चर आए, वल्चर ने इनको ईट किया, ईट मतलब खाया इनको। खाने के बाद उनकी जो किडनी थी, है ना, किडनी फेल हो रही थी। तो ध्यान रखना, वल्चर की किडनी फेल हो रही थी, किससे? डाइक्लोफिनेक ड्रग से। और डाइक्लोफिनेक ड्रग कहाँ पर थे? बायो एक्यूमुलेशन हो रहा था, कहाँ पर? कैटल्स के अंदर, ठीक है। तो इनकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी और इसी कारण डाइक्लोफिनेक ड्रग को तुरंत के तुरंत बैन कर दिया कि कोई भी डाइक्लोफिनेक ड्रग को यूज़ नहीं करेगा बैटल्स के लिए, बैटल्स कैटल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा आज को 2014 में, करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ दे रखा है, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क। आपको बताना है कौन से स्टेट में है, वही कोड मैंने लिखे नहीं है क्योंकि हमको एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ना है। दच्चीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केवलादियो घाना वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान का है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। परियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला का है। तो आपको ये याद होने चाहिए, दच्चीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादियो राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, परियर केरला के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 2010 के अंदर पूछा आ चुका है। द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। आप लोगों को पता होगा फूड चेन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, एकदम बच्चों वाली भाषा में, कौन किसको खाता है, वही होता है फूड चेन। अगर फूड चेन आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है, तो आपको भाई एक चीज़ याद रखनी है, कौन किसको खा सकता है, ठीक है। अगर आपने ये पता कर लिया कि कौन किसको खा सकता है, जो कि हर किसी को पता होता है, तो आप इजली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, ग्रास हॉपर को, बिल्कुल ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकता है, खा सकता है। क्या फ्रॉग मतलब क्या फ्रॉग स्नेक फ्रॉग को खा सकता है, मतलब स्नेक फ्रॉग को खा सकता है, खा सकता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो स्टेटमेंट ए इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए, ग्रास हॉपर को, बिल्कुल। फिर ग्रास हॉपर स्नेक खा सकता है, बिल्कुल, मतलब स्नेक के द्वारा ग्रास हॉपर खाया जा सकता है, यस। फ्रॉग के द्वारा स्नेक खाया जा सकता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड करते हैं, ग्रास हॉपर फ्रॉग ग्रास स्नेक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ग्रास हॉपर स्नेक फ्रॉग एंड ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आपको ये याद है फूड चेन कैसे आप देखोगे, फूड चेन से कौन किसको खा सकता है। जैसे फिर से बताता हूँ आपको, स्नेक फ्रॉग को खा सकता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा सकता है और ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ चुका है फूड चेन से रिलेटेड, इसमें छत्तीसगढ़ में 2015 के अंदर, वही बताना है फूड चेन कौन किसको खा सकता है। अब देखो, मैंगो वीट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे वो है। ग्रास गॉट और ह्यूमन, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। कैसे? ह्यूमन किसको खा सकता है? इंसान किसको खा सकता है? गॉट को। और गॉट किसको खा सकता है? ग्रास को। तो स्टेटमेंट बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, 2020 में पूछा आ चुका है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोलॉजिकल साइकिल। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल। इससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज थी 2012 के अंदर। लैंग्वेज चेंज है, देखो, द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आपको समझ में आएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। इकोसिस्टम है, अलग अलग चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कोई भी पदार्थ है, कोई भी न्यूट्रिशन है, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ये चाहे तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब लिविंग थिंग्स भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। फिर ये यहाँ पर गया कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी एलिमेंट, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो इसी को बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल।
द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम इसी तरीके की काफ़ी सारी वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो ठीक है, नमस्कार।